और एक बार यहाँ की जो ग्रैब टैक्सी है यानी ग्रैब बाइक वाली टैक्सी है वो ट्राई करते हैं। तकरीबन 5 किलोमीटर के मेरे से 80 बात चार्ज कर रही है। जो आपको पीछे ऊंची ऊंची चोंच वाली स्ट्रक्चर दिखा है इनको पगोडाज बोलते हैं। बेसिकली हिस्टोरिकली बुद्धिज्म में पगोड़ा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मॉन्क्स होते थे वो इसके आसपास बैठ के मेडिटेशन करते थे, प्रे करते थे। अगर अपने देश के स्टेट से कंपेयर करें तो अगर राजस्थान और महाराष्ट्र को मिला लेंगे तो वो इससे बड़ा हो जाएगा, पर फिर भी ये काफ़ी बड़ी है क्योंकि इंडिया इज़ वेरी बिग। और कितना मज़ा आ रहा है इस शहर को एक्सप्लोर करने में। बहुत ही यूनिक वाइब है थाईलैंड और बैंकॉक के। दिल्ली के एयरपोर्ट पे ना टोटल 3 टर्मिनल्स हैं, जिसमें से ये टर्मिनल 1 है। वैसे तो ये सबसे पुराना है पर अब ये सबसे नया हो गया है क्योंकि इसको रिसेंटली रेनोवेट किया गया है। 2025 में भी इसमें काम चल रहा है। देखते हैं अंदर से कुछ इम्प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ से सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स उड़ती है। अब डोमेस्टिक फ़्लाइट के एयरपोर्ट पे आने का मेरा रीज़न ये कि मुझे यहाँ से एक बहुत ही सस्ती डील मिल गई थी बैंकॉक जाने की दिल्ली से, जो कि मुझे कोलकाता लेओवर लेते हुए छोड़ेगी। पूरी प्रोसेस बहुत जल्दी हो गई यार, सिर्फ 20-25 मिनट लगे, पर अभी 5:15 ही हो रहे हैं एंड आई एम थ्रू। और फ्लाइट है 7:30 बजे, तो 2 घंटे टाइम पास करना पड़ेगा यहाँ पे। अब समय अपने पास बहुत है तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपना फॉरेक्स करेंसी का तामझाम देख लेते हैं। एक बार चेक कर लूँ भाई कि फॉरेक्स कार्ड में सफिशिएंट रिचार्ज है भी कि नहीं। और वैसे मेरे पास कैश सिर्फ और सिर्फ 5000 भाटी है। अब अगर मैं इस फ़्लाइट की बात करूँ तो मुझे 10,000 की फ़्लाइट मिल गई सिर्फ और सिर्फ। 10,000 में अपना दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से बैंकॉक। और एक्चुअली 10,000 की भी नहीं है, 9,800 की है। इसलिए मैंने सोचा 1 स्टॉप वाली फ़्लाइट ले लेते हैं, पैसा बहुत बच रहा है। अदरवाइज़ इन जनरल 12 से 13,000 में भी मिल जाती है और 15,000 के आसपास तो इन जनरल सारी फ़्लाइट्स मिल जाती है। इससे महंगी मिलती है बट 15,000 इज़ गुड टू गो। कोलकाता से, हैदराबाद से, चेन्नई से आर मोर चीपर। और अपना फॉरेक्स का काम पूरा हो गया। मेरा फॉरेक्स कार्ड हेल्दी है एज आई सी फ्रॉम द ऐप, और थोड़ा कैश भी अपने पास है विच इज़ ऑल्सो गुड। वहाँ पे सिम लेंगे तो काम आएगा। बिसाइड्स अगर मैं दिल्ली के IGI एयरपोर्ट की बात करूँ ना तो ये दुनिया का 10th बिजीएस्ट एयरपोर्ट है। वैसे दुनिया का सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट जो है वो अटलांटा US में है, डोमेस्टिक फ़्लाइट की वजह से। इंटरनेशनली सबसे बिजी एयरपोर्ट है दुबई का। पर हाँ, अपन सिर्फ 2 घंटे में पहुँचेंगे कोलकाता, उसके बाद 3 घंटे का लेओवर, फिर उसके बाद 3 घंटे की और फ्लाइट एंड वी आर इन द बैंकॉक। और बैंकॉक इंडिया से 1.5 आवर्स आगे चलता है। पर अभी ना दिसंबर जनवरी का टाइम है दिल्ली में, और जनवरी और दिसंबर में बहुत ठंड पड़ती है यहाँ पे, और AQI होता है बहुत ही बुरा। आज फिर भी अच्छा है, और अच्छा होके भी 250 है, बट हाँ फिर भी चलो ठीक है। ऐसे दिल्ली बहुत अच्छा है, इट्स गुड, इट्स स्पेशियस। कुछ एरियाज केओटिक भी हैं, पर ये 2 महीने बहुत चैलेंजिंग होते हैं यहाँ पे। अब अपनी बोर्डिंग गेट नंबर 2 से हैं, तो चल के गेट पे बोर्डिंग कर लेते हैं और पहुँचते हैं अपने देश की पुरानी कैपिटल। 150 ईयर्स तक कैपिटल थी कोलकाता। लेकिन मेरा सिक्योरिटी चेक इन जो है यहाँ पे हुआ, लेकिन मेरा इमिग्रेशन यहाँ नहीं हुआ। मेरा इमिग्रेशन अब कोलकाता में होगा। ऑल्दो मेरा बैगेज मुझे सीधा बैंकॉक में ही मिलेगा दिल्ली से, पर इमिग्रेशन जो है जहाँ पे थप्पा लगेगा पासपोर्ट पे वो कोलकाता में होगा। वैसे ये टर्मिनल अब भी थोड़ा कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। आज से कुछ महीने पहले यानी 2024 की रेनी सीज़न में यहाँ पे न्यूज़ में बहुत आया था क्योंकि इसका छज्जा टूट गया था, उसकी वजह से कुछ कारों को भी नुकसान पहुँचा था। अच्छी बात ये थी कि किसी की जान नहीं गई, किसी को फिजिकली हार्म नहीं हुआ। बट हाँ, अब तो लग रहा है कि काफ़ी हद तक काम कंप्लीट हो गया और अंदर से काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा ही टचअप बचे, आई थिंक मैनेजमेंट ने उसके बाद ध्यान रखा होगा। अभी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। टर्मिनल 1 दिल्ली एयरपोर्ट का टोटल 3 है यहाँ पे, 3 और 2 तो कनेक्टेड है आपस में। 1 भी पास ही है, एरो सिटी पूरा एरिया है, उसके अंदर तीनों टर्मिनल है। बट 1 थोड़ा बाय रोड घूम के जाना पड़ता है, अदरवाइज़ तीनों पास पास ही है। Trust me, during this entire flight duration. स्वागत है आप सभी का अपने देश के सबसे पुराने एयरपोर्ट्स में से एक। अभी अपन कोलकाता में है और अब यहाँ पे सिर्फ अपना 2 घंटे का लेओवर है, तो अपन इमिग्रेशन करा के आगे पहुँचते हैं फटाफट से, ताकि अगर कहीं लॉन्च ऐसे मिल सके, टाइम मिल सके तो लॉन्च को। क्योंकि भूख बहुत लग रही है, ऑलमोस्ट 10 बज गए रात के। चलिए लॉन्च में एटलीस्ट खाने का तो मिल ही जाता है। मुझे यहाँ पे मेरे ICICI क्रेडिट कार्ड से एंट्री मिल गई, सिर्फ 2 रुपये चार्जेस करते हैं, तो इट्स ए गुड डील। भूख भी बहुत लगी है, रात के 11 बज गए ऑलमोस्ट। अब अगर मैं यहाँ के इमिग्रेशन की बात करूँ ना तो यहाँ पे इमिग्रेशन वॉज नथिंग। एक मैम थी, उन्होंने बस मुझसे पूछा कि आप काम क्या करते हैं, मैंने उनको बताया मेरी ये जॉब है। उसके बाद उन्होंने सीधा स्टैंप लगाया एंड थ्रू। तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछा, कोई फ़्लाइट भी नहीं देखी, रिटर्न फ़्लाइट भी नहीं देखी, कोई अकोमोडेशन भी नहीं देखा। अच्छा है, फास्ट प्रोसेस है। और जो मेरी फ़्लाइट का नंबर है ना वो है 1914 1914, और वर्ल्ड वॉर 1 की बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। और यहाँ से मुझे याद आता है कि 1920s में ये एयरपोर्ट शुरू हुआ था, और ये एयरपोर्ट ना
एलीट फोर्सेस का बेस था आर्मी का इन द वर्ल्ड वॉर 2, जो कि 1939 से 1945 तक चला था। तो इस एयरपोर्ट की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। एयरपोर्ट में और डिफरेंट से वाइब आ रहा है, पुराना थोड़ा स्ट्रक्चर पुराना है, इसका रिनोवेशन की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, पर शायद थोड़ा करने की ज़रूरत है। चलो भाई 4 more hours and we are in Bangkok। ठीक है, डिसेंट फ्लेक्स पे से काम चल जाएगा। फाइनली पहुंच गए बैंकॉक के स्वर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। अभी ना तकरीबन इंडियन टाइम में 3 बज रहे हैं अपने यहाँ पे, और यहाँ पे 4:30। एक्चुअली क्या ना, प्लेन की स्पीड भी डिपेंड करती है कि हवा का डायरेक्शन क्या है। तो जैसे आज जो है अभी डायरेक्शंस हवा के बहुत तेज़ चल रहे हैं ईस्ट की तरफ, इसलिए जब अपन दिल्ली से कोलकाता आए तो भी अपन जल्दी पहुँचे आधे घंटे, और जब अपन यहाँ पे आए तो भी अपन आधे घंटे जल्दी पहुँचे। लेकिन थकान बहुत भयंकर हो रही है, पता नहीं थकान हो जाती है और नींद भी बहुत आ रही है। हॉस्टल का चेक इन टाइम भी दिन में 2 बजे, देखते हैं वो रूम देते नहीं देते। और अभी अपन यहाँ पे इमिग्रेशन कराते हैं, अपना बैगेज लेते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ की सिम ले लेते हैं। अब यहाँ पे सिम कार्ड मैंने ले लिया एयरपोर्ट से। ठीक है, मतलब अब बाहर थोड़ा और सस्ता पड़ता, पर अपने को कनेक्टिविटी चाहिए। इट वॉज लाइक 400 बात में मुझे 15 GB डेटा मिल रहा है। उसके बाद भी अनलिमिटेड इंटरनेट है, लेकिन स्पीड कम हो जाएगी। तो ठीक है, नॉट अ बैड प्लान। 400 बाट का प्लान जो है अपना, ये 15 GB का। 400 बाट का मतलब होता है इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 1000 रुपये के आसपास। तो इट्स फाइन, लेकिन सिर्फ कैश लिया उन्होंने, यहाँ पे कार्ड ले नहीं रहे थे एयरपोर्ट पे। और अपने को वीज़ा की रिक्वायरमेंट है नहीं इंडियंस के लिए। थाईलैंड वीज़ा फ्री हो चुका है फॉर इन्फानाइट, नॉट इन्फानाइट टाइम बट अनडिफाइंड टाइम, जब तक यहाँ की सरकार चाहे तब तक। अब यहाँ पे इंडियंस को वीज़ा की ज़रूरत है नहीं, और वीज़ा फ्री होने से भी काफ़ी फ़ायदा हो ही जाता है। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे काफ़ी सालों पहले आया था, तब फास्ट ट्रैक वीज़ा जो मिलता था यहाँ पे ऑलमोस्ट 4000 के आसपास का मिलता था। तो 4000 भी अगर आपके बचते हैं एक ट्रिप में, तो वो भी एक अच्छा खासा परसेंटेज हो जाता है सेविंग का। हाँ, तो जो मैं पहले बात कर रहा था आपसे कि अगर विंड तेज़ है तो आप जल्दी पहुँच जाओगे कहीं भी, तो वो एक्चुअली उसे टेल विंड्स बोलते हैं। यानी जो आज अपन ने डिस्टेंस कवर किया सबसे पहले दिल्ली से कोलकाता, वो अपन ने 90 मिनट्स में कवर किया। और वहीं पे अगर आप उल्टा आते हैं कोलकाता से दिल्ली, तो आपको ऑलमोस्ट 120 मिनट से ऊपर लगते हैं। तो इसे टेल विंड्स बोलते हैं। और आज काफ़ी तेज़ थी वो। यहाँ का इमिग्रेशन भी काफ़ी कुछ था नहीं, क्योंकि आप इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री होता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर थी कि जब आ रहे थे अंदर से, तो वहाँ पे एक फास्ट ट्रैक वाला था, यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल लिखा हुआ था। उसमें तो अंदर नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पे वो 500 बात मांगे थे कि आप 500 बात दीजिए, आपकी प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। पर ये यहाँ पे पहले भी था सिस्टम, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट लगते हैं बस। आगे आओ, इमिग्रेशन का फ्री काउंटर है, फ्री में पूरा इमिग्रेशन हुआ। इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री, बहुत अच्छी बात है। उनको 500 बात देके क्या मतलब, अभी 500 बात मतलब ऑलमोस्ट 1200 रुपये होते हैं। पर हाँ, अपना स्टैम्प तो लग चुका है, एवरीथिंग इज़ स्मूथ। अपन बैगेज लेके निकलते हैं सीधा शहर के अंदर, शहर को एक्सप्लोर करने। कैब के पॉइंट से यहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट ऐप्स, एक तो ग्रैब ऐप है यहाँ पे, और एक है बोल्ट। ग्रैब तो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में बहुत फेमस ऐप है, बीट इन सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ग्रैब इज़ वेरी फेमस। और बोल्ट भी काफ़ी फेमस है यहाँ पे, तो क्योंकि अभी ना यहाँ पे मेट्रो शुरू हुई नहीं है, अभी 5 ही बज रही है, थोड़ी देर बाद शुरू होगी। तो अपन ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं फ़ोन में और देखते हैं प्राइसेस क्या आ रही है यहाँ पे। चलिए, अब अपने दोनों बैग भी ले लिया अपन ने। अब एक बार क्या करते हैं, यहाँ की ग्रैब ऐप पे ना अपना क्रेडिट कार्ड ऐड कर लेते हैं, ताकि आपको कैश पेमेंट ना करना पड़े, क्योंकि कैश मेरे पास लिमिटेड ही है। और वो ऐप बड़ी अच्छी है, उसमें ऑनलाइन अपने पैसे कट जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि मैं यहाँ की मेट्रो यूज़ करूँ या कैब ही यूज़ कर लूँ, कि अभी तो सुबह सुबह थकान तो बहुत है। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार रूम पे चला जाऊँ, बैग पटक दूँ। बोल्ट तो ना सस्ता पड़ रहा है ग्रैब से। अभी मैं देख रहा हूँ ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर दूर है मेरा हॉस्टल यहाँ से, क्यूब हॉस्टल खौसाम। बोल्ट पे ऑलमोस्ट 300 बाट से कम आ रहा है, जो कि 30 किलोमीटर के लिए ठीक रेट है। 700 रुपये के अराउंड आ रहा है। तो ग्रैब में वही 800-900 रुपये के आसपास पहुंच रहा है मिनिमम। पर अभी ना अपन स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पे हैं। अब स्वर्ण भूमि जो है संस्कृत वर्ड है, मतलब गोल्डन लैंड, क्योंकि एक बहुत समय पे यहाँ पे एक इन्फ्लुएंस रहा है। इंडिया था, थाईलैंड का बहुत कनेक्शन रहा है। यहाँ तक कि पुराने एम्पायर्स भी यहाँ पे रहे हैं, जो इंडियनाइज्ड एम्पायर थे, खमेर टाइप के या मॉन टाइप के, बहुत पुराने। पर यहाँ पे 2 मेन एयरपोर्ट है, स्वर्ण भूमि और डॉन मेओंग। तो डॉन मेओंग से यूजुअली यहाँ पे डोमेस्टिक फ़्लाइट्स चलती है। पर इस एयरपोर्ट की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे जो इनका वॉच टावर होता है, जहाँ से ध्यान रखते हैं, ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट हाइट वाला जो वॉच टावर है वो यहीं पे ही है, एट द हाइट ऑफ समवेयर अराउंड 130 मीटर्स पे। एक काम करते हैं, मेट्रो यूज़ करके देख लेते हैं कि मेट्रो कैसी है। 5:30 बजे शुरू हो जाती है, तो 5:30 ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं अब।
सुबह सुबह तो एकदम खाली पड़ा हुआ है पूरा मेट्रो स्टेशन इनका, पर यहाँ से लग रहे हैं 45 बाट यानी तकरीबन 110 रुपये के आसपास। पर टिकट वेंडिंग मशीन में तो लैंग्वेज इंग्लिश करने के बाद भी हवा लगी नहीं, क्या करें। तो फिर यहाँ पे एक वेंडिंग मशीन की जगह यहाँ पे एक था सेंटर, वहीं से ले लिया मैंने टिकट। रेलवे ऑफ थाईलैंड।ขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการรถไฟฟ้าซิตี้ไลน์ अब यहाँ से एक्चुअली लाइन चेंज करनी पड़ेगी, वी विल टेक द BTS लाइन, तो उसका फिर से टिकट लेना पड़ेगा। अब बार बार मेट्रो चेंज करने का मेरा उतना मन रहा नहीं, क्योंकि अगर मैं मेट्रो से जाता भी तो भी वो हॉस्टल से 800 मीटर दूर छोड़ती, फिर वहाँ पे शायद बाइक करते या पैदल चले जाते, पॉसिबल तो है बट अभी उतना मन नहीं है सुबह सुबह। और कैब अभी यहाँ पे सस्ती पड़ रही है मुझे, तो पाया थाईलैंड में उतर गया और यहाँ से अपन कैब ले लेंगे 70 बाट में, यानी ओवरऑल अपना खर्चा 40-45 बाट वहाँ से यहाँ तक आने के सिटी सेंटर पे, और फिर यहाँ से 70 बाट और, तो 135, विच इज़ ऑल्सो डिसेंट, कोई इशू नहीं। पर अभी हो रहे हैं सुबह के 7 बजने वाले और शहर अपने रंगत में आ रहा है, ट्रैफिक बढ़ना शुरू हो गया है। थाईलैंड का ट्रैफिक वन ऑफ द वर्स्ट माना जाता है पूरी दुनिया में। पर खैर मैं 5 साल मुंबई में रहा हूँ और 2 साल से दिल्ली हूँ, तो मेरे लिए शायद उतना फ़र्क पड़ेगा नहीं इस चीज़ का। तो चलो भाई, अपन ने कैब बुक कर ली अब यहाँ से। खैर अपन चेक इन करते हैं, अगर चेक इन हो जाए तो जल्दी। ये अपना हॉस्टल है, क्यूब हॉस्टल, खाउसान एरिया में। और मेरे साथ यहाँ पे हुआ थोड़ा सा बेकार एक्सपीरियंस। क्यूब हॉस्टल मैंने पहले बुक किया था भाई, बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहा। इन्होंने कैंसिल कर दिया मेरा सुबह सुबह यार, और अभी बोल रहे हैं 350 बात है चार्जेस। कई बार ट्रांजैक्शन कार्ड से होता नहीं है, विच इज़ वेरी कॉमन। ऐसे कोई कैंसिल नहीं करता कभी दुनिया में, पहली बार मेरा किसी ने किया है, तो बट इट्स फाइन, इनका अपना रीज़न होगा। पर थकान भी होती है और टाइम भी वेस्ट। पर अब मैंने एक और हॉस्टल बुक किया है पास में, और वहाँ चलते हैं, तो उम्मीद करते हैं वहाँ पे कुछ उटपटांग हरकतें ना हो। अब दिसंबर और जनवरी जो है बैंकॉक के पीक टाइम होते हैं टूरिस्ट के, तो या तो हो सकता है इन्होंने मुझसे ज़्यादा पैसे लेने के लिए कैंसिल कर दिया हो, या फिर हो सकता है कि जेन्युइनली टेक्निकल ग्लिच, तो यहाँ पे इस हॉस्टल को एज अ नेगेटिवली जज नहीं करेंगे। फाइनली यही हॉस्टल बुक किया अपन ने, मैन हॉफ, लेकिन ये खाउसान वाले एरिया में ही है, खाउसान के पास है। तो हाँ, एरिया बहुत हैपनिंग है, हॉस्टल डिसेंट है, काम चल जाएगा, एवरेज है, लेकिन है भी सस्ता, ऑलमोस्ट 500 रुपये अ नाइट का है। और अभी ऑलमोस्ट सारे फुली चल रहे थे, तो जैसे मैं आया क्यूब हॉस्टल में प्रॉब्लम हुई, मैं सीधा यहाँ पे आ गया और आके थोड़ी देर सो गया, क्योंकि नींद की भी ज़रूरत थी मुझे। चलो, ये पीछे वाला अपना रूम है, ऑलमोस्ट 500 INR पर डे का अपना इसका चार्ज लग रहा है, विच इज़ फेयर इनफ। इस कैफ़े के ऊपर ही है अपना हॉस्टल। पर एक बार यहाँ की जो ग्रैब टैक्सी है, यानी ग्रैब बाइक वाली टैक्सी है, वो ट्राई करते हैं, दिखते हैं कैसी है। तकरीबन 5 किलोमीटर के मेरे से 80 बात चार्ज कर रही है अभी, और यहाँ के बहुत ही फेमस वरुण टेम्पल जाने के लिए। ट्राई करते हैं कैसी है, सेफ़ है कि नहीं। ऑल तो देखने में तो कंडीशंस ठीक ही लग रही है गाड़ियों की। अब जो मैंने बाइक टैक्सी की राइड ली ना यहाँ पे, ऑब्वियसली मैंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, क्योंकि सामने वाले के पास था नहीं, उसके पास एक ही हेलमेट था। पर मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि यू शुड ऑलवेज वियर हेलमेट फॉर सेफ्टी। अब ज्ञान की बात बोलना आसान है, मेरे से भी गलती हो गई, मैं भी ध्यान रखूँगा अगली बार से। बट यहाँ पर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि पीछे वाला हेलमेट इन जनरल पहन नहीं रहे लोग बाइक पे, कुछ लोग पहन रहे हैं बट ज़्यादातर नहीं पहन रहे। ये अपने साइड में एक स्कूल है यहाँ पे, पर यहाँ पर भी हर जगह राजाओं की फ़ोटो लगी हुई है, मतलब यहाँ का जो किंग है उसकी फ़ोटो लगी हुई है। रीज़न भी यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा ही रिस्पेक्ट है मोनार्की को, और ये रूल है, किंग की रिस्पेक्ट आपको करनी पड़ेगी। अगर मैं कुछ भी उटपटांग बोल दूँगा ना किंग के बारे में, तो ये मुझे जेल में भी डाल सकते हैं। लेकिन इन जनरल माना जाता है कि थाईलैंड में मोनार्की को बहुत सपोर्ट किया जाता है आज भी।
ऑल्दो यहाँ पे बहुत प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट भी हुए हैं पिछले 10-15 सालों। और थाईलैंड वो कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलिट्री कूप हुए हैं, लाइक वन ऑफ द हाईएस्ट, नॉट सबसे ज़्यादा, इट्स इन द टॉप 10। और यहाँ पे मिलिट्री का बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है पॉलिटिक्स में। पर अपन आ गए हैं इस शहर के या इस देश के सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स में से एक। अब बुद्धिज़्म की शुरुआत तो लुम्बिनी और बोध गया से हुई, जो कि अपने इंडिया के आसपास ही और नेपाल में बहुत बड़ी पॉपुलेशन यहाँ की 94% लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। दुनिया की वन ऑफ द हाईएस्ट बुद्धिज़्म फॉलो करने वाली कंट्री है। और इस टेंपल का नाम है वॉट अरुण, यानी टेंपल अरुण। अरुण इज़ एन इंडियन वर्ड, हिंदी वर्ड है, या फिर मैं कहूँ हिंदी नहीं संस्कृत का वर्ड है। अब स्वागत है आप सभी का बैंकॉक के सबसे मेन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स में, जो कि बसा हुआ है पूरा चाओ फ्राया रिवर के पास में। अब फॉरेनर्स के लिए इसमें जो एंट्री फीस थी ना वो 200 बात है, 200 बात है, नहीं ऑलमोस्ट 500 रुपये के आसपास होता है। और थाईलैंड आज जो बहुत ही मेजर बुद्धिज़्म का एपिसेंटर दुनिया का, यहाँ पे बुद्धिज़्म आने के पीछे जो रीज़न है वो अपने ही देश का एक राजा था जिसका नाम था किंग अशोका। उसने अपने मॉन्क्स को यहाँ भेजा था। एज अ रिज़ल्ट आज के टाइम पे 94% लोग यहाँ के बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं और 5% के आसपास इस्लाम भी है। और यहाँ पे बुद्धिज़्म फैलने के पीछे एक और रीज़न है, वो है खमेर एम्पायर, जो कि एक हिंदुज़्म और बुद्धिज़्म का एम्पायर था, विच इज़ एन इंडियनाइज्ड एम्पायर। शूज़ उतार के इसके अंदर चलते हैं, थोड़ी देर आधे घंटे शांति से बैठेंगे। बट द वे आई सी थाईलैंड, कई लोग इसको थोड़ा सा एग्जॉटिक लोकेशन भी मान लेते हैं बिकॉज ऑफ एडल्ट टूरिज्म, लेकिन वो बहुत एक छोटा सा हिस्सा इस देश का। इट्स नॉट इवन अ सिग्निफिकेंट, मतलब सिग्निफिकेंट तो है, उसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे क्या है वो चीज़ जब उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। पर यहाँ पे जो रिलीजियस टूरिज्म है बुद्धिज़्म का वो बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड इट इज़ फैंटास्टिक। और ये जो आपको पीछे ऊंची ऊंची चोंच वाली स्ट्रक्चर दिखा है, इनको पगोडाज बोलते हैं। बेसिकली हिस्टोरिकली बुद्धिज़्म में पगोडा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मॉन्क्स होते थे वो इसके आसपास बैठ के मेडिटेशन करते थे, प्रे करते थे। पीछे वो बंदा लॉटरी के टिकट्स बेच रहा था। एक्चुअली ये सब साउथ ईस्ट कंट्रीज़ जो है ना, अपनी साउथ ईस्ट एशिया के, यहाँ पे लॉटरी बहुत ज़्यादा फेमस है। लोग बहुत ज़्यादा लॉटरी के टिकट्स बेचते हैं और लोग खरीदते भी हैं। पर ये जो पगोड़ा अपने पीछे, इसको बोलते हैं थोनबुरी पगोड़ा। पगोडाज बहुत सारे मिलेंगे बुद्धिज़्म वाली साइट्स पे। अगर आप नेपाल भी गए, कहीं भी गए जहाँ पे बुद्धिज़्म रहा है, गलियों गलियों में पगोड़ा, जैसे अपने यहाँ पे मंदिर होते हैं, कई जगहों पे मस्जिद होती है, कई जगहों पे चर्च होते हैं, बुद्धिज़्म में बहुत सारे पगोडाज होते हैं। यहाँ से नज़ारे तो बेहद खूबसूरत लग रहे हैं शहर के। ऊपर का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो बहुत खूबसूरत है इनका। पर ये जो रिवर यहाँ से क्रॉस हो रही है ना, इसे बोलते हैं चाओ फ्राया रिवर। और पूरे थाईलैंड में दो बहुत मेन इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं इनके लिए, एक चाओ फ्राया और एक मेकोंग, जो कि पूरे थाईलैंड को एग्रीकल्चर के लिए पानी पहुँचाती है। और इनके लिए एग्रीकल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 50% लोग आज के टाइम पे यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। और थाईलैंड हाईएस्ट एक्सपोर्टर था राइस का आज से कुछ साल पहले, लेकिन अब इंडिया और वियतनाम इसको ओवरटेक कर चुके हैं। और यहाँ के राइस की क्वालिटी बहुत अच्छी मानी जाती है। और ऑफ कोर्स इंडिया, वियतनाम और थाईलैंड ये तीनों ही टॉप 3 में आते हैं राइस एक्सपोर्टर्स के। यहाँ के रोड्स पे ना बहुत ट्रैफिक होता है, यहाँ के रोड्स पे बहुत ट्रैफिक है। इसलिए यहाँ की जो MRT इन्होंने बनाई मेट्रो सिस्टम, वो बहुत ही अच्छा बनाया है, लेकिन वो हर जगह जाता नहीं है। लेकिन ये जो वाटरवेज है ना, यहाँ पे बहुत छोटी छोटी जगहों पे भी जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनका लोकल ट्रांसपोर्ट है। पूरे शहर में बहुत सारी कैनल्स अब बनी हुई है, अलग अलग कॉलोनीज़ में जाती हुई। और अपने पीछे तो अरुणा वॉट है ही, लेकिन अगर मैं इसको क्रॉस कर दूँगा उधर की तरफ तो सामने है रेक्लाइनिंग बुद्धा टेम्पल भी यहाँ पे एक वेरी फेमस। यहाँ पे साइड में से एक फेरी निकल रही है 5 भाट में, जो पहुँचा देगी आपको रिवर के क्रॉस। कोई एक्चुअल टिकट नहीं दिया है, बस पैसे लिए और चलते बना। एक्चुअली मुझे ना स्विमिंग आती नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए मुझे डर नहीं लगता, लेकिन पानी से थोड़ा बच के रहना मैं पसंद करता हूँ।
वैसे ये तो सेफ़ है, इसमें कोई इशू नहीं होगा, पर हाँ स्विमिंग एक इंपॉर्टेंट स्किल है, अगर सीख लो तो सही रहता है। मैं भी कोशिश करूँ आगे जल्दी सीखने की अगर टाइम मिला तो। और इस पूरे एरिया का नाम ही अरुण है। अब अरुण का जो मतलब होता है ना, वो होता है डॉन, यानी उगता हुआ सूरज, सनराइज़ का टाइम। और यहाँ पे टायर्स लगा रखे हैं बहुत सारे, ताकि ये इम्पैक्ट को झेल सके। तो एक बहुत ही बेहतरीन सनसेट पॉइंट है इन अ वे, क्योंकि सूरज उधर से ढलता हुआ नीचे जाएगा वाटर अरुण टेम्पल के पीछे से, तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैं भी सरी, और पीछे बहुत सारे होटल्स और खाने की जगह भी थी, कैफ़े, जहाँ पे लिखा हुआ था रिवर साइड एंड सनसेट व्यू पॉइंट्स। अच्छा एरिया है। और यहीं पे मेट्रो स्टेशन भी है, अगर मेट्रो से भी आओ तो मेट्रो यूज़ करें क्या, एक्चुअली मेट्रो छोड़ते हैं एक बार पहले, थोड़ा सड़क पे चलते हैं, कुछ सड़क पे वॉक करेंगे तो मज़ा आएगा और शहर का लोकल फील आएगा तो अच्छा लगेगा मुझे। वैसे भी मुझे पर्सनली वॉक करने में बहुत मज़ा आता है फॉर सम रीज़न। मेरे जब भी दोस्त मेरे साथ घूमते हैं, यूजुअली एवरीवन कंप्लेन्स कि भाई मैं बहुत ज़्यादा थका देता हूँ। अब मुझे नहीं पता सच है कि नहीं, पर वॉक करने का अपना ही मज़ा है। अब भाई एक कोकोनट वाटर तो बनता ही है यहाँ पे आए तो। यहाँ पे 40 बाट का है, नहीं ऑलमोस्ट 100 रुपये का है, 100 रुपये से कम का 98-99 का रहूँगा। एकदम नॉर्मल सा मार्केट है पियर के पास में ही, पर मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे तो लगता है पर्सनली कि नारियल पानी बहुत ही सही चीज़ है। कहीं भी जाओ नारियल पानी पी लो, क्योंकि एनर्जी बहुत मिलती है, पेट भी भरता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स तो हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, और हेल्दी ऑप्शन भी है। तो इसको हमेशा मैं पर्सनली याद रखता हूँ। यहाँ पे टुक टुक वाले ऑटो ना बहुत फेमस है, बट मुझे लगता है कि यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि इनकी प्राइस जो ग्रैब की कैब आती है ना, उससे भी ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स होती है। एकदम ओवर प्राइस चार्ज करते हैं। अगर कोई कैब 100 बाट की है तो ये 200-250 से कम में नहीं मानेंगे। उनको पता है टूरिस्ट आएंगे, ट्राई करेंगे, तो मैं तो अवॉइड करूँगा इनको। और यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट का सबसे चीप ऑप्शन जो मुझे दिख रहा है वो तो बस ही है, और उससे बेहतर है अपना एक और ऑप्शन, वो है यहाँ की ग्रैब बाइक वाली टैक्सी, जो कि फ़ास्ट भी है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत होता है, तो इट्स फास्ट ऑल्सो एंड गुड ऑल्सो। पर यहाँ पे कैब्स भी उतनी कॉस्टली नहीं है, आराम से आप 10 किलोमीटर 400-500 रुपये के अंदर जा सकते हो। कॉस्टली है पर थोड़ा पैसा है तो आपका काम चल जाएगा उसमें। अब अपन आ गए रिक्लाइनिंग बुद्धा टेम्पल पे। ये भी यहाँ पे बहुत ही मेजर इम्पॉर्टेंट लोकेशन है। काफ़ी लोग यहाँ आते हैं टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लोकल लोग भी आते हैं यहाँ पे पूजा करने, और दोनों बहुत पास है, वाटर अरुण और ये सिर्फ एक नदी बीच में। फरी लेके अपन ने क्रॉस करी और यहाँ पहुँच गए। पर ये जो पूरा एरिया है ना जहाँ मैं भी वॉक कर रहा हूँ, ये बहुत ही मेन प्राइम स्पॉट है इस पूरे शहर का। यहाँ पे रॉयल पैलेस है, यहाँ पे आर्मी के भी ऑफिसेज हैं बहुत मेन वाले, और यहाँ पे ये टेम्पल्स तो हैं ही, बट बिकॉज ऑफ दोज रॉयल पैलेसेस एंड हेड ऑफिशियल्स ऑफ दिस कंट्री, ये बहुत ही वेल मेंटेन्ड। कहा जाता है कि यहाँ पे सड़कों पे बहुत कंजेशन होता है, जो कि है भी जितना अपन ने देखा अभी तक, पर यहाँ के जो रोड्स हैं वो तो बड़े चौड़े चौड़े बने हुए हैं, और गाड़ियाँ आराम से यहाँ पे क्रॉस कर रही है, कोई इशू नहीं हो रहा है। और इसको बोलते हैं थाई वोंग रोड, THAI, थाईलैंड का थाई वोंग रोड। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं लेफ्ट मुड़ जाऊँ या राइट मुड़ जाऊँ। लेकिन अगर लेफ्ट मुड़ गया मैं तो वहाँ पे कोई मेट्रो या बस स्टैंड है नहीं, और राइट मुड़ते ही मेट्रो बस स्टैंड्स हैं बहुत सारे। खैर इतना तो चल ही सकते हैं, अभी तो जवान ही है। पर खैर सामने जो यहाँ पर ना, यहाँ पे डिफेंस फोर्सेस का एक ऑफिस है, और यहाँ पे 2014 में मिलिट्री कूप हुआ था, और 2019-20 में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे प्रो डेमोक्रेसी के। नो डाउट अभी मोनार्की को बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, पर यहाँ पे डेमोक्रेसी वाले प्रोटेस्ट भी बहुत हुए हैं। और आज के टाइम पे ये डेमोक्रेसी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी मोनार्क को और आर्मी को बहुत पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन अभी के टाइम पे कंट्री स्टेबल है, काफ़ी मिलिट्री कूप भी हुए हैं, बट बाय एंड लार्ज बैंकॉक थाईलैंड इज़ डूइंग वेरी गुड। और इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया इससे 10 गुना बड़ी है टोटल में, लेकिन पर कैपिटा इनकम में थाईलैंड इंडिया से बहुत आगे है। 100% ज़्यादा है इनका पर कैपिटा अपने से। यानी अगर अपने यहाँ पे 100 लोग, यानी अपने यहाँ पे अगर कोई एवरेज इंसान 100 रुपये कमा रहा है, तो यहाँ पे एवरेज इंसान 200 रुपये कमा रहा है। 100% मोर देन इंडिया। बट होपफुली इंडिया बेहतर करेगी आगे, और अच्छी बात है, हर कंट्री अच्छा करे। ऑल्दो थाईलैंड इज़ नॉट अ वेरी बिग मेजर पावर, बट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में
दिस इज सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी आफ्टर इंडोनेशिया। और ये यहाँ की रानी का फोटो है। शी नहीं, आई एम नॉट श्योर रानी है कि नहीं। रानी नहीं है, आई थिंक राजा की मदर होनी चाहिए, नॉट रानी। मिस्टेकन। हाँ एक्चुअली वो आंटी कौन थी मुझे पता नहीं, बट राजा यहाँ पर है और राजा की वाइफ अपने सामने है। अब देखिए सनसेट जो है ना होने वाला है थोड़ी देर बाद। तो मैंने सर्च करके डिसाइड किया कि यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है गोल्डन माउंट। वहाँ से सनसेट अच्छा दिखता है। अपन ने अपने यहाँ पे बाइक टैक्सी बुक कर ली है। 2 किलोमीटर के ऑलमोस्ट 50 भाट बता रहा है, यानी 120 रुपये के आसपास। बट आई थिंक शाम का टाइम है ना, तो अब प्राइस सर्जिंग हुई, क्योंकि पीक टाइम में तो लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे, इसलिए प्राइसेस थोड़ी बढ़ गई है, बट इट्स फाइन।เราก็บอกไปเป็นเลยว่าเป็นบุญจริงๆ 350 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा ऊपर अगर पहुँचना है तो। और यहाँ से शहर के अच्छे नज़ारे आना शुरू हो चुके हैं और ऊपर से तो और भी अच्छे आएंगे। एकदम परफेक्ट टाइम पे पहुँचे। सनसेट बस होने ही वाला है 5 मिनट में। और बैंकॉक बहुत ही बड़ा शहर है। इसकी टोटल एरिया 1600 स्क्वायर किलोमीटर है, दिल्ली जितना बड़ा है ऑलमोस्ट। और पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 1 करोड़। और पूरे थाईलैंड की पॉपुलेशन है 7 करोड़, यानी ऑलमोस्ट बैंकॉक और उसका सबर्ब एरिया मिला लो और आसपास के शहर मिला लो तो इस देश की 25% पॉपुलेशन सिर्फ इसी एरिया में रहती है, बैंकॉक के इर्द गिर्द। तो इसलिए ये बहुत ही मेजर सिटी है पूरी दुनिया की, वेरी वेरी बिग। यहाँ के कुछ एरियाज़ हैं जैसे सुखुमविट या फिर सियाम, ये बहुत ही ज़्यादा हाईली डेवलप्ड एरियाज़ हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी अपन जो हैं ये बहुत ज़्यादा टेम्पल्स और रिलीजन वाला एरिया है। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं बेसिकली, पर वो भी एक्सप्लोर करेंगे अपन। यहाँ पे काफ़ी दिन है, काफ़ी दिन तो नहीं है, 4 दिन है, पर बैंकॉक को पूरा इन एंड आउट विल सी। यहाँ पे चेयर्स लगी हुई है अगर किसी को सनसेट देखना है बैठ के। ऑल्दो लोगों ने पहले से ऑक्यूपाई कर लिया उसको, कोई नहीं, अपन खड़े खड़े देख लेंगे, इशू नहीं है। बट ये भी एक काइंड ऑफ पगोड़ा ही है और उसके ऊपर टेंपल भी है, मिक्स ऑफ बोथ। चलो फाइनली अपने को भी कुछ जगह मिल गई बैठने की। काफ़ी स्टेज चढ़ के थोड़ी सी थकान हो गई थी, बट अब यहाँ पे 15-20 मिनट बैठेंगे, पीछे के नज़ारे एंजॉय करेंगे। और जो थाईलैंड का टाइम जोन है ना, वो इंडिया से 1.5 आवर्स आगे है, यानी ये GMT +7 है। तो यानी इंडिया में अभी ऑलमोस्ट 4:30 बज रहे होंगे और यहाँ पे अभी 6 बजने वाले हैं। और कितना मज़ा आ रहा है इस शहर को एक्सप्लोर करने में। बहुत ही यूनिक वाइब है थाईलैंड और बैंकॉक की। पहले जब आया था मैं काफ़ी सालों पहले, तभी मुझे अच्छा लगा था और अभी भी बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। पर थाईलैंड खुद भी एक बहुत बड़ी कंट्री है, ऑलमोस्ट 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, यानी 50th हाईएस्ट एरिया वाली कंट्री है। और अगर अपने देश के स्टेट से कंपेयर करें तो अगर राजस्थान और महाराष्ट्र को मिला लेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, पर फिर भी ये काफ़ी बड़ी है क्योंकि इंडिया इज़ वेरी बिग।